हेलो फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज का अगला प्रश्न। पहले हम करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें 61 वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, है ना। पहला है अंग्रेजों का धार्मिक हस्तक्षेप। दूसरा विकल्प है सैनिकों के वेतन में कटौती। तीसरा है चर्बी लगे कारतूस। और चौथा है भारतीय राजाओं का दमन। देखो, अगर 1857 की क्रांति का अगर कारण देखें तो ये चारों कारण इसमें माने जाते हैं, परंतु जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी लगे कारतूस। ऑप्शन सी, चर्बी लगे कारतूस क्या हो गया था, इसको खोलने के लिए भारतीय सैनिकों को मुंह से छीलना पड़ता था, है ना, मुंह से छीलना पड़ता था। और इसमें चर्बी में क्या है, सुअर और गाय की चर्बी लगी होती थी। तो ये भारतीयों के जो है धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ था, है ना। इस कारण जो 1857 की क्रांति हुई थी, है ना, ये उसका तात्कालिक कारण। नेक्स्ट प्रश्न आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, है ना। तो जलियांवाला बाग ऑप्शन पहला है 1917, दूसरा है 1919, तीसरा है 1921 और चौथा है 1925। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ है, पंजाब में है ना, पंजाब में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, एक काला कानून आया था, है ना, जो बिना अपील बिना दलील के लोगों को गिरफ्तार करता था, है ना, बिना दलील और बिना वकील। मतलब डायरेक्ट लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था अगर वो सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल है, या अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि इसको गिरफ्तार करना था, तो डायरेक्ट इस कानून का हवाला देके गिरफ्तार कर लेते थे। तो इस कानून के विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग में सैफुद्दीन किस्लू नामक व्यक्ति और कुछ लोगों ने मिलकर यहाँ पे एक सभा का आयोजन किया था। कहाँ पे, जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया था। और इस सभा में मतलब जो गेट थे उस पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पे। ठीक है, और जहाँ पे भी गेट थे यहाँ पे अंग्रेज आ गए, है ना, जनरल डायर के नेतृत्व में। और यहाँ से अंग्रेज खड़े हो गए, और जो जनरल डायर था उसने जो लोग थे जो मीटिंग कर रहे थे उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, है ना, अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ से भागने का कोई अवसर नहीं मिला, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ये कब हुआ था, 1919 में हुआ था। नेक्स्ट आता है गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन के समय हुआ था, है ना। गांधी इरविन समझौता, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन समझौता किस आंदोलन के समय हुआ था। तो पहला है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा है खिलाफत आंदोलन। तो इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1930 में हुआ था, है ना। अगर आपको इन आंदोलनों के बारे में पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन 1920 के आसपास हुआ था, है ना। तो इसका सही आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था। तो पहला ऑप्शन है गांधी जी, महात्मा गांधी। दूसरा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। तीसरा है बाल गंगाधर तिलक और चौथा है चंद्रशेखर आजाद। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। इसका अर्थ यह होता है कि जो स्वतंत्रता है, स्वराज मतलब स्वयं का राज करना, वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, और इसे मैं प्राप्त करके रहूं। ठीक है, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना, तुम मुझे खून दो। खून दो क्या मतलब, अपने जान न्यौछावर करने के लिए आगे आ जाओ। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। मैं तुम्हें आजादी दूंगा मतलब आजादी के संघर्ष में मैं अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता हूँ, इसके लिए तुम्हें आगे आना पड़ेगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, है ना। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी, है ना, 1600 ईस्वी में हुई। इसका ए ऑप्शन सही
होगा, है ना। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, है ना। और ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कम से कम 100 साल के लगभग राज किया, और जो ब्रिटिश सत्ता है उसने लगभग 200 साल तक राज किया, है ना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो 1857 के जो विद्रोह होता है ना, प्रथम स्वतंत्र संग्राम जिसे कहते हैं, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर दिया जाता है, और सीधे अंग्रेज अपने हाथ में, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत सरकार, भारत के जो नियंत्रण है वो अपने हाथों में ले लेती है, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की अगर स्थापना देखें तो 1600 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? पहला ऑप्शन से बाबर, दूसरा ऑप्शन से अकबर, तीसरा ऑप्शन से शाहजहां, और चौथा ऑप्शन से औरंगजेब। तो दीन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर ने, है ना। ऑप्शन बी अकबर। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। ये धर्म ज्यादा ज्यादा प्रचलन में नहीं हुआ, और ज्यादा लोगों ने इसको स्वीकार भी नहीं किया, है ना। हिंदू धर्म से अगर देखा जाए तो अकबर ने इसको स्वीकार किया था, है ना, और कुछ ही लोगों ने इसको स्वीकार किया था, ठीक है। और अगर अकबर को अगर देखा जाए तो ये धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था, है ना। सभी धर्मों में मान्य, मतलब सभी धर्मों में विश्वास करता था, धार्मिक सहिष्णु शासक था, ठीक। औरंगजेब धार्मिक असहिष्णु शासक था मूलतः। इसको मतलब ये मतलब ये अपने आप को मतलब मुस्लिमों का संरक्षक बताता था, ठीक। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज से कौन संबंधित था? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है भगत सिंह, चौथा है लाला लाजपत राय। तो आजाद हिंद फौज से संबंधित थे सुभाष चंद्र बोस, है ना। आजाद हिंद फौज से संबंधित है, आईएनए जिसे हम कहते हैं, वो सुभाष चंद्र बोस संबंधित थे। परंतु कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, है ना। तो स्थापना किसी अन्य व्यक्ति ने की थी जिसका नाम मोहन सिंह था, है ना। मोहन सिंह, ये सेना के अफसर थे, इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। परंतु इसमें अगर आजाद हिंद फौज में मोहन सिंह नहीं है तो फिर हमको सुभाष चंद्र बोस लगाना है कि कौन संबंधित है, ठीक है। और दोनों रहेगा तो दोनों का आंसर माना जाएगा, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए आजाद फौज की स्थापना किसने की तो मोहन सिंह बताना है, और कौन संबंधित है तो सुभाष चंद्र बोस आंसर रहेगा इसका, है ना। अगर दोनों होगा तो फिर वो आंसर गलत माना जाएगा, क्योंकि दोनों ही इससे संबंधित है। जल का रासायनिक, नेक्स्ट प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है ना। पहला है CO2, दूसरा है H2O, तीसरा है O2, और चौथा है H2SO4। हम सबको पता है जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, है ना, H2O। जबकि CO2 क्या है? ये है कार्बन डाइऑक्साइड। O2 क्या है? ये है ऑक्सीजन। और H2SO4 क्या है? ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है ना। पहला है ह्यूमरस, दूसरा है फीमर, तीसरा है रिब, चौथा है अल्ना। तो मनुष्य के शरीर की जो जांग की हड्डी जिसे हम फीमर कहते हैं, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है ना। तो फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष पहला ऑप्शन से समय, दूसरा ऑप्शन से दूरी, तीसरा ऑप्शन से वेग, चौथा ऑप्शन से शक्ति। देखो प्रकाश वर्ष कभी कभी हम ऐसा समझ लेते हैं कि प्रकाश वर्ष समय का मात्रक होता है, परंतु ये गलत है। प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक, है ना। दूरी का मात्रक कैसे? जो सूर्य है ना, सूर्य से पृथ्वी तक जो किरणें आने में, है ना, जो जितना टाइम, जितना मतलब डिस्टेंस कवर करने में जितना वो लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं, है ना। कितना होता है? 3.8 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो ये दूरी होती है ना। मीटर प्रति सेकंड क्या होता है? ये वेग का मात्रक होता है ना। इसलिए कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक कहलाएगा? दूरी का मात्रक कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दूध का रंग सफेद क्यों होता है? पहला है कैल्शियम की अधिकता, दूसरा है पानी की अधिकता, चौथा है वसा की उपस्थिति, और पांचवा है मतलब चौथा है सॉरी प्रोटीन की उपस्थिति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वसा की उपस्थिति। वसा की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है। दूध का रंग सफेद क्यों होता है? वसा की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है। नेक्स्ट है, वो गैस जो मानव श्वसन क्रिया
में ग्रहण की जाती है कौन सी है? देखो हम सांस लेते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन से नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है हीलियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। सभी को पता होगा कि ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक होती है। हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जबकि सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे बाहर निकलती है ना, CO2 बाहर निकलती है, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, है ना। सामान्यतः मतलब ऑक्सीजन की जरूरत होती है हमें जीवन के लिए, और जब हम छोड़ते हैं तो CO2 उससे निकलती है। अन्य गैसें भी इसके साथ हम सब अंदर लेते हैं, परंतु ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है ना? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगभग इसका समय लगता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सामान्यतः 8 मिनट माना जाता है, परंतु एग्जैक्ट अगर देखें तो 8 मिनट 20 सेकंड, है ना। सूर्य से, है ना, मान लें कि ये सूर्य है ना, सूर्य से अगर ये पृथ्वी है तो यहाँ तक जो आने में सूर्य का प्रकाश को कितना समय लगेगा? 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में खून का रंग लाल क्यों होता है? पहला है ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण, दूसरा है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, चौथा है तांबे की उपस्थिति के कारण। तो मनुष्य के शरीर का जो रंग होता है लाल, वो होता है हीमोग्लोबिन नामक की उपस्थिति के कारण, है ना। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मनुष्य के शरीर का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? पहला ऑप्शन से तांबा, दूसरा ऑप्शन से लोहा, तीसरा ऑप्शन से टंगस्टन, चौथा ऑप्शन से चांदी। तो जो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु से बना होता है ना। टंगस्टन धातु की विशेषता आप फिर समझ ही गए होंगे कि ये बहुत ज्यादा ताप को सहन कर सकती है ना, बहुत ज्यादा ताप को सहन कर सकती है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो बिजली का बल्ब होता है वो कितना गर्म होता है, फिर भी वो वहां पे टंगस्टन धातु कुछ नहीं होता है उसमें, है ना। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन को रोकने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा? पहला है वृक्षारोपण, चौथा है वर्षा, दूसरा है वर्षा जल संग्रह, तीसरा है सिंचाई और चौथा है बांध निर्माण। तो मृदा अपरदन को रोकने का सर्वोत्तम उपरोक्त विकल्प अगर देखा जाए तो वृक्षारोपण सर्वोत्तम विकल्प है। यदि हम वृक्ष लगाएंगे तो मृदा का अपरदन को आसानी से रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी की अधिकता किसमें पाई जाती है? पहला है दूध, दूसरा है नींबू, चौथा है चावल, तीसरा है चावल, चौथा है रोटी। तो विटामिन सी की अधिकता जो खट्टे खट्टे फल होते हैं, है ना, किसमें? खट्टे फल, खट्टे फलों में पाई जाती है। तो इनमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी नींबू, है ना। विटामिन सी की अधिकता खट्टे फलों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? पहला है ट्रोपोस्फियर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा है थर्मोस्फियर और चौथा है एक्सोस्फियर। तो सही आंसर है स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं के लिए मनुष्य मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इसके लिए पहला है ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है हाइड्रोजन। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है तो वो है CO2, है ना। CO2 इसके लिए जिम्मेदार होती है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला है 5 जून, दूसरा है 8 मार्च, तीसरा है 22 अप्रैल और चौथा है 16 जून। तो आपको पता होगा प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इस वर्ष जो 5 जून को मनाया गया उसकी थीम क्या थी, है ना। 5 जून को जो मनाया गया उस पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ? पहला ऑप्शन से 1972, दूसरा ऑप्शन से 1986, तीसरा ऑप्शन से 1991 और चौथा ऑप्शन से 2007। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, वर्ष में मतलब लागू हुआ था, है ना, 1972, है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जबकि 1986 में देखें तो इसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, है ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में, जबकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ए, 1972। नेक्स्ट है, जैव विविधता का सबसे बड़ा संकट क्या है ना। पहला है शिकार, दूसरा है जलवायु परिवर्तन, तीसरा है जंगलों की कटाई और चौथा है प्रदूषण। तो जैव विविधता का सबसे बड़ा संकट होता है जंगलों की कटाई। यदि हम जंगल ही काट देंगे तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो लगभग समाप्त हो जाएगी। तो जैव विविधता को बनाए रखने के लिए जंगलों की कटाई नहीं करनी चाहिए, हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, जंगल को बनाए रहना चाहिए। इसे हम मानव वन्यजीव संघर्ष को भी रोकने का प्रयास करना चाहिए, है ना। मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये क्या होता है कि मानव वन्यजीवों के जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप करने लगा है। इससे क्या हो गया? जैव विविधता को नुकसान होने लगा है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? पहला है गंगा का मैदानी भाग, दूसरा है अंटार्कटिक, तीसरा है अमेजन वर्षावन और चौथा है हिमालय। तो ऑप्शन सी, अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक तो बायोडाइवर्सिटी का एक प्रमुख क्षेत्र है ना। विविधता, जैव विविधता काफी पाई जाती है ना। और यहाँ पे बहुत विस्तृत स्तर पर वन पाए जाते हैं, है ना, जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में काफी मदद करता। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? पहला है शिक्षा, दूसरा है दूसरा है प्रदूषण नियंत्रण, तीसरा है जलवायु परिवर्तन और चौथा है खाद्य सुरक्षा। तो आपको पता होगा क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जापान का एक शहर है ना, जापान का एक शहर है ना। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है ना। तो क्योटो प्रोटोकॉल ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, तो इसमें अगर 1972 लिखा होता तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे, है ना। 1972। तो इसका आप सही आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर होगा 1986। अभी मैंने बताया था इसके पहले पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू और मतलब पारित हुआ था, है ना। तो ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण को मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? पहला है AQI, दूसरा है BOD, तीसरा है GDP और चौथा है HDI। तो इसका सही आंसर होगा BOD, ऑप्शन बी, BOD। BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। जैविक रूप से ऑक्सीजन की जरूरत होती है जल के अंदर, उसे मापने के लिए BOD का प्रयोग किया जाता है। जबकि AQI क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स कहलाता है। ये हवा की शुद्धता को बताता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। GDP क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक होता है। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है ना। HDI जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा BOD। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे अधिक जल किस रूप में पाया जाता है? तो पृथ्वी का सबसे अधिक जो जल होता है वो महासागरों में पाया जाता है ना। प्रशांत महासागर हो गए, हिंद महासागर, है ना, पैसिफिक ओशन, मतलब प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, तो इनमें पृथ्वी का सबसे अधिक जल पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, महासागरों में पृथ्वी का सबसे अधिक जल पाया जाता। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की पहला है 1947, 1950, तीसरा है 1951, चौथा है 1952। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में प्रारंभ हुई ना। योजना आयोग, वो पहली जो योजना बनी जिसे हम बोलते हैं पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, है ना, ये 1952 में बनी, 1952 में, 1957 तक चली। पंचवर्षीय योजनाएं सोवियत संघ के, है ना, सोवियत संघ के मॉडल पर अपनाई गई थी, है ना, सोवियत संघ के मॉडल पर अपनाई गई थी, है ना। 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके इसकी जगह नीति आयोग लाया
गया, है ना। नीति आयोग लाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग लाया गया, ठीक है, जो भारत में योजना निर्माण का अब एक प्रमुख संस्था जानी जाती है। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना, देखो सॉरी यहाँ पे मैंने 51 होगा, ये पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चली थी, ठीक है, 51 से 56 तक चली थी। अगला प्रश्न उसी से संबंधित है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो वो हुई थी 1951 में, है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, पहले वाले सेक्शन में थोड़ा मैंने गलत बता दिया था, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे। पहला है दुग्ध उत्पादन, दूसरा है खाद्यान्न उत्पादन, तीसरा है औद्योगिक उत्पादन और चौथा है मत्स्य उत्पादन। तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है ना, खाद्यान्न उत्पादन से है। 1966 में एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी, है ना। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है, जबकि दूसरी हरित क्रांति 1980 के दशक से मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो पहला ऑप्शन है 2010, दूसरा है 2014, तीसरा है 2015, चौथा है 2018। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2014 से प्रारंभ हुई थी, है ना। 2014 से मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का अर्थ है कि चीजों को भारत में ही निर्मित करना, है ना। कोई भी चीजें हो गई, जैसे डिफेंस से संबंधित हो गई, है ना, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित हो गई, है ना, आईटी इंडस्ट्री से संबंधित हो गई, इन चीजों का निर्माण भारत में ही करना मेक इन इंडिया कहलाता है। इसके तहत बहुत सारी रियायतें भी दी जाती है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन से 1930, दूसरा ऑप्शन से 1935, तीसरा ऑप्शन से 1947 और चौथा ऑप्शन से 1950। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई हिल्टन यंग, है ना, हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, है ना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ, है ना, ठीक है। तो आरबीआई के बारे में बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है ना। आरबीआई की स्थापना कब हुई, इसका राष्ट्रीयकरण क्या हुआ, आरबीआई को सेंट्रल बैंक का दर्जा कैसे प्राप्त है, आरबीआई की मौद्रिक नीति क्या होती है ना, आरबीआई का गवर्नर कौन है, आरबीआई के उप गवर्नर कौन है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति क्या होती है, एमपीसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, आरबीआई किस तरह बैंकों पर नियंत्रण रखती है, आरबीआई भारत में मुद्रा का जो प्रवाह है किस तरह से नियंत्रित करती है ना। आरबीआई बैंकों का बैंकर होता है ना। आरबीआई विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करता है, आरबीआई बैंकों को लाइसेंस देता है ना। तो आरबीआई के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट है, भारत में वस्तु और सेवा कर कब लागू हुआ था। पहला है 1 जुलाई 2017, दूसरा है पहला है 1 जनवरी 2017 सॉरी, दूसरा है 1 जुलाई 2017, तीसरा है 1 अप्रैल 2016 और चौथा है 1 जुलाई 2016। तो आपको देखो स्पष्ट रूप से याद होना चाहिए कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और इसके लिए भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, 101th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जीएसटी के लिए भारत में किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। इसमें दरें 5 प्रकार की होती है, पहले 0% पे होती है, फिर 5% पे होती है, फिर 12% पे होती है, फिर 18% पे होती है और 28% पर होती है। 0% वाले में कोई कर नहीं लगता, जबकि 28% वाले में सर्वाधिक 28% कर लगता है। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसके द्वारा निर्धारित किया, मतलब किसके लिए निर्धारित किया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपने कई बार सुना होगा, एमएसपी का नाम आता रहता है ना, एमएसपी का नाम आता रहता है। किसानों की फसलों के लिए, दूसरा है मजदूरों के वेतन के लिए, तीसरा है शिक्षा शुल्क के लिए, चौथा है बिजली दर के लिए। तो एमएसपी जो निर्धारित होता है किसानों की फसलों के लिए निर्धारित होता है। इसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं कि इससे कम दाम पर
अगर बाजार में कोई खरीदता है तो वो किसान सरकार को अपनी फसल बेच सकता है। मान लो 2000 रुपये प्रति कुंटल किसी फसल के लिए निर्धारित है, तो बाजार में अगर इससे कम में किसान बेच रहे हैं, मान लो 1800 में कोई ले रहा है, तो वो 1800 में ना बेच के सरकार को 2000 में बेच सकता है। अगर कोई 2200 में खरीद रहा है, फिर तो किसान 2200 में ही बेचेगा, ठीक है। जबकि सरकार ने एमएसपी अगर 2000 लगा रखा है, लेकिन उसे 200 रुपये का फायदा है, तो वो बाजार में बेचेगा। परंतु 2000 रुपये से कम में कोई ले रहा है या किसान 2000 से कम में बेचने के लिए बात दिए, तो वो सरकार के पास जा सकता है। 2000 में, कम से कम 2000 में तो एमएसपी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले किसने सुझाव दिया था? पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है महानवोलिस, तीसरा है अमर्त्य सेन और चौथा है मनमोहन सिंह। देखो, ये चारों नाम बहुत रिकॉग्नाइज्ड थे, परंतु जो गरीबी रेखा को निर्धारित करने के सबसे पहले सुझाव दादा भाई नारोजी ने दिया था। किसने दिया था? दादा भाई नारोजी ने दिया था, ठीक है। ये चारों ही क्या है? अर्थशास्त्री है, परंतु दादा भाई नारोजी ने भारत में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले सुझाव दिया। नेक्स्ट है, भारतीय रुपया का मूल्य किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पहला है वित्त मंत्रालय, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा है योजना आयोग और चौथा है नीति आयोग। तो योजना आयोग तो समाप्त कर दिया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। जो अभी मैंने बताया था कि आरबीआई के बहुत सारे काम है, उसमें से एक कार्य ये भी है कि भारतीय मूल्य का, रुपये का मूल्य आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कैसे किया जाता है? वो अपनी विभिन्न प्रकार की दरें, जैसे रेपो रेट हो गई, है ना, रिवर्स रेपो रेट हो गई, सीआरआर हो गया, है ना, केस रिजर्व रेशियो हो गया, एसएलआर हो गया, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया, इनके माध्यम से इनको कम ज्यादा करके वो रुपये के मूल्य का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट है, रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा, है ना, महात्मा गांधी नरेगा प्रतिदिन कितने दिन का रोजगार की गारंटी देता है? पहला है 100 दिन, पहला है सॉरी 50 दिन, दूसरा है 75 दिन, तीसरा है 100 दिन और चौथा है 150 दिन। तो इसका सही आंसर है 100 दिन। महात्मा गांधी नरेगा राष्ट्रीय, मतलब रोजगार गारंटी अधिनियम इसको हम नाम से बोलते हैं, ये 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है ना, 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है ना, रूरल क्षेत्रों में ये दी जाती है। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्यक्ष कर कौन वसूल करता है? पहला है राज्य सरकार, दूसरा है नगर निगम, तीसरा है केंद्र सरकार, चौथा है पंचायत। तो इसका सही आंसर है केंद्र सरकार, है ना। केंद्र सरकार भारत में प्रत्यक्ष कर को वसूल करती है, डायरेक्ट टैक्स के सेंट्रल गवर्नमेंट लेती। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा है ग्रामीण विकास और कृषि वित्त, तीसरा है उद्योग और चौथा है स्वास्थ्य। तो नाबार्ड, है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, नाबार्ड, है ना, ग्रामीण विकास और कृषि वित्त से संबंधित है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये ग्रामीण विकास और कृषि वित्त से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सामान्य ज्ञान से संबंधित 100 प्रश्न देखे हैं महत्वपूर्ण, 4-5 वीडियो मैंने इसके बनाए। आप इनको देखेंगे तो आपको काफी नॉलेज प्राप्त होगा सामान्य ज्ञान के बारे में, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।